जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी का अपना चैनल वीके ट्यूटोरियल में। आज हम लोग झारखंड करंट अफेयर का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट को पढ़ा है जिसमें 30-30 करके 60 प्रश्न किए हैं। आज 61वें प्रश्न से स्टार्ट कर रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में झारखंड में निर्मित किस फिल्म को इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका आंसर बी, मैं हूँ देवी। यानी इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है झारखंड को, मैं हूँ देवी। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड प्राप्त करने के बाद फिल्म मैं हूँ देवी को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो झारखंड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है दोस्तों। इसके जो लेखक हैं उनका भी नाम याद रखना है। तो देवघर निवासी फिल्म के लेखक और निर्देशक विकास कुमार हैं। तो फिल्म का नाम और इसके निर्देशक और कहाँ के रहने वाले हैं, ये 3 प्रश्नों को जरूर याद रखेंगे। तो विकास कुमार देवघर के निवासी हैं और इनका फिल्म था मैं हूँ देवी, जिसको इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट शॉर्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है कि राज्य में किसी की सड़क हादसा पर मौत होने पर परिजनों को राज्य सरकार ने कितना मुआवजा राशि देने की घोषणा की है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 लाख रुपए। तो अभी नई सरकार जो आई है हेमंत सरकार, उन्होंने घोषणा किया है। चलिए क्या है इसको देखते हैं। झारखंड सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए घोषणा विधायक की है कि अगर सड़क दुर्घटना में किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है तो परिजनों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजा राशि आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से दी जाएगी। यह निर्णय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में स्वास्थ्य एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्री बन्ना गुप्ता की मौजूदगी में हुई विभागीय समीक्षा बैठक में लिया गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी अगर स्वास्थ्य मंत्री कौन है तो बन्ना गुप्ता है और माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में इसकी शुरुआत की गई है और इसका जो पैसा दिया जाएगा आपदा प्रबंधन विभाग से दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में हंगर वॉच रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने लोगों ने खाने के लिए उधार लिया तथा इन सर्वे के अनुसार झारखंड कितने स्थान पर है। तो यहाँ पर हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। चलिए क्या है व्याख्या इसका देखते हैं कि हाल ही में जारी अग्रवाल की एक सर्वे रिपोर्ट के मुताबिक देशव्यापी लॉकडाउन में 11 राज्यों में 45% लोगों ने सिर्फ खाने के लिए उधार लिया है। यानी समझ सकते हैं दोस्तों कि जो खाना घट जा रही है, मतलब सामान लेने के लिए, तो उन्होंने खाने के उद्देश्य से लोन लिया है, उधार लिया है। इस सर्वे के अनुसार झारखंड जो है तीसरे नंबर पर है और राजस्थान पहले नंबर पर है, जहाँ के लोगों ने लॉकडाउन के दौरान खाने के लिए उधार एवं पैसा लिए हैं। तो पहला स्थान याद रखना है कि पहला स्थान पर कौन है, अभी राजस्थान लेने वाले उधार में है लॉकडाउन में, और तीसरा स्थान हमारा झारखंड है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। झारखंड में निर्मित किस फिल्म का चयन अहमदाबाद इंटरनेशनल चिल्ड्रेन फिल्म फेस्टिवल में हुआ है। तो झारखंड में कौन सी फिल्म निर्मित किया गया है जिसका चयन जो है अहमदाबाद इंटरनेशनल चिल्ड्रेन फिल्म फेस्टिवल में हुआ है। तो आपका हो जाएगा ट्रैप्ड। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए क्या है इसकी व्याख्या देखते हैं। झारखंड में निर्मित फिल्म ट्रैप्ड का चयन अहमदाबाद इंटरनेशनल चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में हुआ है। फिल्म झारखंड में होने वाली मानव तस्करी पर आधारित है। ट्रैप्ड की कहानी रांची यूनिवर्सिटी के रूरल डेवलपमेंट के छात्र शुभम ठाकुर और आकाश रंजन ने लिखी है तथा इस फिल्म की शूटिंग गुमला में लॉकडाउन से पहले की गई थी। यह फिल्म जो है 25 मिनट की है। इस फिल्म को बनाने वाले कौन हैं दोस्तों, तो 2 छात्र हैं, रांची यूनिवर्सिटी के हैं और रूरल डेवलपमेंट के छात्र, एक हैं शुभम ठाकुर, एक हो जाएंगे आकाश रंजन। तो इन्हें ही चिल्ड्रन फिल्म के लिए चुना गया है, जिसमें ट्रैप्ड नामक फिल्म बनाया था उनको चयन किया गया है। ये फिल्म 25 मिनट का था। चलिए आगे पढ़ते हैं। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में अंग्रेजी भाषा में लिखित पुस्तक क्रोमोजोम्स पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। यह किस पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो क्रोमोजोम पुस्तक का जो लोकार्पण किया गया है द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, इस पुस्तक के लेखक कौन है, तो यहाँ पर हो जाएंगे प्रोफेसर कामिनी कुमार।
क्या है इसकी व्याख्या, चलिए देखते हैं। हाल ही में राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा अंग्रेजी में लिखित पुस्तक क्रोमोजोम पुस्तक के लोकार्पण की गई है। इस पुस्तक के लेखक रांची विश्वविद्यालय का प्रोफेसर कामिनी कुमार। इस पुस्तक में गुणसूत्र विज्ञान को आसान और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया गया है। यह पुस्तक शोधार्थियों, विद्यार्थियों के साथ सब शिक्षकों के लिए सहायक है। इस पुस्तक में गुणसूत्रों से संबंधित विषयों पर विभिन्न महत्वपूर्ण और प्राथमिक विषयों को सम्मिलित किया गया है, जो यूजीसी द्वारा भारतीय विश्वविद्यालय के लिए संचालित चाइल्ड बेस्ड क्रेडिट सिस्टम के लिए अहम है। तो क्रोमोजोम से संबंधित इन्होंने पुस्तक लिखा है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे दोस्तों। लेखक कौन है, तो आपको नाम याद रखना है कि प्रोफेसर कामिनी कुमार। जिसका लोकार्पण जो है कौन किए हैं, तो माननीय राज्यपाल महोदय जी ने किए हैं। अगला प्रश्न है कि आईआईएम रांची के नए परिसर की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है। तो आईआईएम रांची के जो प्रस्तावित है दोस्तों, इनका नए परिसर की स्थापना किया जा रहा है नगड़ी में। यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। आईआईएम रांची के नए भवन की स्थापना रांची के नगड़ी में की जा रही है। तो हाल ही में आईएसएम राज्य के हॉल नगड़ी नाइस राय स्थित नई परिसर में 13.56 करोड़ रुपए की लागत से 40,000 वर्ग फुट में बनने तथा ऑडिटोरियम का सोमवार का उद्घाटन किया गया है। इस ऑडिटोरियम में 650 लोगों को बैठक की जगह है तथा इसका ऑनलाइन उद्घाटन राज्यसभा सांसद परिमल नाथवानी ने किया है। हाल ही में 15 दिसंबर को आईआईएम रांची की स्थापना दिवस मनाया गया है। आईआईएम रांची की स्थापना है कब हुआ था, तो इसको भी याद रखिएगा, 15 दिसंबर 2009 को हुई थी, जिसमें से प्रथम बैच में मात्र 44 विद्यार्थी थे। तो बस इतना ध्यान में रखना कि कहाँ बनाया जा रहा है और कितनी करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। तो बना रहा है दोस्तों रांची के नगरी में और 13.56 करोड़ की लागत से। अगला प्रश्न है कि झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड किस स्थान पर नए सब स्टेशन की स्थापना करेगी। तो यहाँ पर सब स्टेशन की स्थापना करने की बात चल रही है दोस्तों। सुगियाडी, आमाटाल और निरसा, ये सभी जगह यानी कि तीनों जगह में बात चल रही है। क्या है इसकी व्याख्या, चलिए देखते हैं। धनबाद डिवीजन के सरायकेला, सुगियाडी, झरिया के आमल आल तथा निरसा के गोपालगंज एवं जेबीएनएल की ओर से नए सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। राज्य सरकार के 1 साल पूरे होने पर 29 दिसंबर को आयोजित समारोह के दौरान तीनों सब स्टेशनों का शिलान्यास किया गया है। 5 माह सब स्टेशनों में बिजली की सप्लाई शुरू हो जाएगी। सरायकेला के सुगियाडी और झरिया के आमटाल में 10 मेगावाट क्षमता वाले सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। दोनों सब स्टेशनों में 5-5 एवीएम के 2 पावर ट्रांसमिशन लगाने की योजना है। वहीं निरसा के गोपालगंज में बनने वाली सब स्टेशन की क्षमता 20 मेगावाट होगी, जहां 10-10 एमवीए के 2 पावर ट्रांसफर लगाए जाएंगे। तो इतना डिटेल्स में आपको बस इतना याद रखना है दोस्तों, कहाँ कहाँ हो जा रहा है। तो 3 जगहों पर इसका शुभारंभ किया गया है। तीनों जगह का नाम रखना है, सुगियाडीह में, आमटाल में और निरसा में। अगला प्रश्न है कि हाल ही में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता द्वारा कौन सी पुस्तक का लोकार्पण किया है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए और बी दोनों, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, और एक हो जाएगा आपका कोऑपरेट गवर्नेंस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस। तो दोनों पुस्तकों का लोकार्पण किया गया है माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और इस पुस्तक की जो बताया है दोस्तों, डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता के द्वारा ये पुस्तक का लोकार्पण किया गया है। तो चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। माननीय राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू द्वारा राजभवन में रांची के विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर मुकुंद चंद्र मेहता द्वारा लिखित पुस्तक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन गवर्नेंस एथिक्स एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस का लोकार्पण किया गया है। तो दो मुकुंद चंद्र महतो जो हैं, ये आपको रांची विश्वविद्यालय के कुल सचिव, इनके द्वारा बुक लिखा गया है। इन्हीं का लोकार्पण माननीय राज्यपाल महोदया जी ने किए हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य सरकार द्वारा राज्य में नए लॉ कॉलेज खोलने का प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान की गई है। इस लॉ कॉलेज
किस जिले में स्थापना की जाएगी? तो लॉ कॉलेज की स्थापना की जाएगी दोस्तों बोकारो जिले में। यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए व्याख्या देखते हैं। राज्य सरकार ने बोकारो में नया लॉ कॉलेज खोलने का प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है तथा ट्रिपल पी मोड पर खोलने वाला यह कॉलेज बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ संचालित किया जाएगा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के इसका प्रस्ताव जो है राज्य सरकार को भेजा था तथा राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने इस प्रस्ताव को अध्ययन करने के लिए बाद में मंजूरी के लिए कैबिनेट को भेजा गया है, जिसे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंजूरी प्रदान की है। इस कॉलेज की स्थापना जो है यानी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा के तहत की जा रही है तथा बोकारो में यह कॉलेज खुलने के बाद गिरिडीह और बोकारो सहित कोयलांचल के युवाओं को इसका लाभ मिलेगा। तो लॉ कॉलेज खुलने जा रहा है दोस्तों, तो इसको आप याद रखिएगा। कहाँ पर खुलने जा रहा है? तो बोकारो में खुलने जा रहा है। इससे बोकारो गिरिडीह के लोगों को मौका मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा, जो राष्ट्रीय यानी भारतीय बार एसोसिएशन के द्वारा इसमें प्रस्तावित किया गया है। अगला प्रश्न है कि स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग झारखंड ने कक्षा संचालन की गाइडलाइन जारी की है। इसके तहत किस मोड में कक्षाएं संचालित की जाएगी? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो ऑड इवन मोड में कक्षाएं संचालित की जाएगी। तो जो गाइडलाइन जारी किया गया है तो इसे ऑड इवन के तौर पर कक्षाएं को संचालित किया जाएगा। क्या है चलिए इसके देखते हैं। 10वीं और 12वीं की छात्र छात्राओं के लिए सोमवार 21 दिसंबर को स्कूल खोले जा रहे हैं तथा जिन स्कूलों में छात्र छात्राओं की ज़्यादा संख्या वहां अलग अलग दिनों में ऑड और इवन रोल नंबर के आधार पर उन्हें स्कूल बुलाया जाएगा। इन स्कूलों में रोटेशन के साथ कक्षाएं डबल शिफ्ट में भी चलेगी तथा एक शिफ्ट में 10वीं के छात्र छात्राएं तथा वहीं दूसरी शिफ्ट में इंटरमीडिएट की छात्र छात्राओं को बुलाया जाएगा। तो बस इवन अवॉर्ड वाला रखिएगा। जैसे दिल्ली में गाड़ियों के कभी कभी पोल्यूशन बढ़ता है तो इवन अवॉर्ड के आधार पर चलाता है, तो वही प्रकार से झारखंड में शिक्षा को इसी तरह से लॉकडाउन में चलाने का प्रस्ताव रखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड के आभास मुखर्जी किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? तो झारखंड के आभास मुखर्जी जो हैं वो कलाकार हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। आइए इनकी व्याख्या को देखते हैं। झारखंड की जाने माने कलाकार आभास मुखर्जी बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रहे हैं। उनका म्यूजिक वीडियो 22 दिसंबर को जी म्यूजिक पर रिलीज होने जा रहा है तथा रॉक स्टार लाइफ नन से यह वीडियो रिलीज होगा तथा इस म्यूजियम वीडियो को म्यूजिकल डायरेक्टर युग मुसाल हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, म्यूजिकल डायरेक्टर जो हैं युग मुसाल हैं। आभास ने अपनी करियर की शुरुआत जो है सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले मशहूर डांस रियलिटी शो बुंगी से की थी। इसके बाद उन्होंने स्टार प्लस पर आने वाले शो जस्ट डांस में भी अपना जलवा बिखरे हुए थे तथा इसके अलावा उन्होंने कई रियलिटी शो में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया है और चयनित भी हो रहे हैं। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि आभास मुखर्जी का संबंध किससे है? तो कलाकार क्षेत्र से है। चलिए अगला देखते हैं। झारखंड राज्य में चाइल्ड बजट पहली बार किस वित्तीय वर्ष में पेश किया जाएगा? तो चाइल्ड बजट जो है 2021-22 में पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर बी राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं क्या है। झारखंड सरकार पहली बार अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 में चाइल्ड बजट लाएगी तथा इस बजट में झारखंड सरकार के सभी विभागों को यह बताना होगा कि वे बच्चों पर कितनी राशि खर्च करेंगे, 0 से 18 वर्ष की आयु के लिए अभी कौन सी नई योजना शुरू करेंगे तथा इसके पूर्व वित्तीय वर्ष 19-20 में चाइल्ड बजट का प्रावधान करने की कोशिश की गई थी परंतु यह धरातल पर नहीं उतर सका। इस कारण वित्तीय वर्ष 2020-21 में नहीं लाया गया था। पुनः इसको वित्तीय वर्ष 21-22 में चाइल्ड बजट लाने का तैयारी जो है वो चल रहा है। इस चाइल्ड बजट के तहत राज्य के विभिन्न विभागों के अंतर्गत खर्च होने वाले 18 वर्ष से कम आयु की आबादी के लिए कितनी राशि किस विभाग में खर्च होगी इसकी मॉनिटरिंग हो सकती है। ऐसा करने वाला झारखंड राज्य जो है देश का दूसरा राज्य होगा। इससे पूर्व जो है कर्नाटक राज्य चाइल्ड बजट पेश किया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा कि चाइल्ड बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कर्नाटक है और झारखंड जो है दूसरा होगा जो 2021-20 में बजट में पेश करेगी, माने 21-22 वाला बजट में।
इसमें 21 वर्ष तक के बच्चों के लिए किस किस क्षेत्र में कितना खर्च करना है इसका प्रावधान रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिष्ठित गोल्ड पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 झारखंड की किस संस्था को प्रदान किया गया है? तो प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक एनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2020 जो है दोस्तों एसेल कंपनी को संस्थान को प्रदान किया गया है। तो चलिए इसका थोड़ा सा व्याख्या देखते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक इनवायरमेंट मैनेजमेंट अवार्ड सेल को प्रदान किया गया है। यह प्रतिष्ठित अवार्ड स्टील निर्माण के क्षेत्र में दिया जाता है तथा सेल को यह लगातार दूसरे वर्ष अवार्ड प्राप्त हुआ है। इस अवार्ड स्टील की गुणवत्ता और वातावरण में उसके इको फ्रेंडली होने के आधार पर दिया जाता है। इको फ्रेंडली समझते होंगे दोस्तों, जो वातावरण से तालमेल बैठाना है। यह पुरस्कार जो है सेल को पर्यावरण के संरक्षण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के लिए दिया जाता है, जैसे प्रदूषण कम करने के तरीके, प्रदूषण के ट्रीटमेंट तथा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, कार्बन को कम उत्सर्जन तथा कम इत्यादि क्षेत्रों में बेहतर कार्य के लिए दिया जाता है। तो बस याद रखना है कि किस लिए दिया जाता है, तो इको फ्रेंडली के लिए दिया जाता है और इस पर फिर से सेल को दूसरी बार लगातार मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2020 प्रतियोगिता में किसने जीत दर्ज की है? तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों गगनजीत भुल्लर ने। तो याद रखना है कि किसने दर्ज किया है, गगनजीत भुल्लर ने दर्ज किया है टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2020 प्रतियोगिता। चलिए व्याख्या देखते हैं। कपूरथला के गगनजीत भुल्लर ने टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2020 में खिताब जीत हासिल की है। वहीं चिक्का रंगपा को उप विजेता घोषित किया गया है। अब पूछ देगा कि उप विजेता कौन है, तो चिक्का रंगपा को उप विजेता घोषित किया गया है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी टाटा स्टील गोल्ड चैंपियनशिप टाटा स्टील टूर चैंपियनशिप 2020 का आयोजन किया गया है। गगनजीत भुल्लर को 24,750 रुपये की नगद इनामी राशि दी गई है। टाटा स्टील के CEO टीवी नरेंद्र ने विजेताओं को पुरस्कृत किया है। तो इनको पुरस्कृत करने का काम कौन किया? टाटा स्टील के जो CEO हैं वो नरेंद्र ने इनको पुरस्कृत किया है। और इनको कितना राशि मिला है दोस्तों? तो गगनजीत भुल्लर को 24,24,750 रुपये। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी नई एकेडमी की शुरुआत किस शहर में की है? तो ये कहाँ किए हैं दोस्तों? तो दुबई में किए हैं नई एकेडमी का शुरुआत MS धोनी जी ने। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। रांची के क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी क्रिकेट अकादमी दुबई में प्रारंभ हुई है, यानी इनकी क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन दुबई में किए हैं। धोनी ने अपने क्रिकेट दोस्त मेहर दिवाकर के साथ मिलकर के स्पोर्ट कंपनी के साथ दुबई में एक अकादमी स्थापित की है। MS धोनी क्रिकेट अकादमी श्रृंखला के तहत धोनी की कई अकादमी है तथा पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर दक्षिण अफ्रीका के डैरेन क्लिनन इस अकादमी के निदेशक हैं। अगर पूछ देगा कि जो दुबई में खोले हैं तो उनके निर्देशक कौन है, तो अफ्रीका के डैरेन क्लिनन इस अकादमी के निदेशक हैं। दुबई में धोनी की अकादमी का क्रिकेट स्पैरो के साथ अनुबंध में है। इसमें 5 साल से 19 साल के बालक बालिकाओं का नामांकन किया जाएगा। तो बस इतना ज़्यादा नहीं याद रखना है, बस इतना याद रखना है कि महेंद्र सिंह धोनी जो हैं वो कहाँ क्रिकेट स्टेडियम की शुभारंभ किए हैं। तो बस आपको दुबई में रखना है कि नई क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किए हैं दुबई में, जिसमें से 5 साल से 19 साल के बालक बालिकाओं का नामांकन होता है। तो 1-2 पॉइंट ज़्यादा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाली झारखंड की प्रिया कुमारी किस जिले की निवासी हैं? तो प्रिया कुमारी जो है दोस्तों वो रांची की निवासी हैं। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। जो उन्हें बुक ऑफ रिकॉर्ड यानी इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है प्रिया कुमारी। क्या है, चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। रांची जिले के पतरातू में रहने वाली प्रिया कुमारी ने इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा इंडियन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। प्रिया कुमारी 15,000 रशियन ट्वीट्स को 2 घंटे
25 मिनटों में पूरा कर विश्व की पहली लड़की बनी है। प्रिया कुमारी एशियन कराटे प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में 5 गोल्ड भी उनके नाम है। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो प्रिया कुमारी के नाम किससे जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जो इन्होंने खेल से भी जुड़ा हुआ नाम है, और कहाँ के रहने वाली हैं, तो रांची पतरातू के रहने वाली हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2020 में कौन सी टीम चैंपियन बनी है। तो राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में रांची आपका जो है वो टीम चैंपियन बनी है। तो चलिए इसको व्याख्या को देखते हैं। राज्य स्तरीय झारखंड राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2020 का समापन हुआ, जिसमें रांची जिले की टीम चैंपियन बनी है। सबसे अधिक पदक जो है JSPL के खिलाड़ियों को मिला, परंतु ओवरऑल चैंपियन रांची जिले की टीम बनी। तो यहाँ पर देखना कि अधिक पदक जीतने वाले कौन है, तो JSPL है, लेकिन चैंपियनशिप किसको मिला है, रांची को मिला है, रांची टीम को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो होलवार के मेगा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में चली इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में झारखंड के 24 जिलों तथा PSL ने हिस्सा लिया तथा JSPX राज्य सरकार तथा CCL के संयुक्त उपकरण ने रांची के टीम के प्रतियोगिताओं में कुल 46 मेडल जीते, जिनमें से 15 स्वर्ण, 14 रजत और 13 कांस्य पदक शामिल है। दूसरे नंबर पर JSPL रहा, जिसके 13 स्वर्ण तथा 7 रजत और 2 कांस्य पदक रहे। बोकारो की टीम तीसरे स्थान पर रही तथा उसे 8 स्वर्ण, 12 रजत और 11 कांस्य पदक मिले तथा पूर्वी सिंहभूम ने 4 स्वर्ण तथा 6 रजत और कांस्य पदक जीते। तो बस याद रखना है कि दोस्तों किस प्रतियोगिता में 24 जिलों के JSPL ने हिस्सा लिया था, जिसमें से अगर देखें तो आपके JSPL के खिलाड़ियों ने पहला स्थान प्राप्त किया, उन्हें सबसे ज़्यादा पदक प्राप्त किया, लेकिन ओवरऑल चैंपियन रांची जिले की टीम को बनी है। तो इसको थोड़ा सा 2 पॉइंट को याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड पुलिस राज्य में PLFI संगठन के गिरोह के खात्मे के लिए कौन से अभियान चला रही है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, PLFI के संगठन के गिरोह को ख़त्म करने के लिए जो है वो मिशन क्लीन चला रही है सरकार। तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अभी पता होगा कि एक जिदन गुड़िया नामक PFLI के आतंकवादी थे, जो 15 लाख इनामी आतंकवादी को खुट्टी जिला में मार के गिराया गया। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। चलिए इसका व्याख्या को देखते हैं। झारखंड पुलिस राज्य में सक्रिय PLFI के संगठन के गिरोह को सफाई के लिए मिशन जो है क्लीन अभियान चला रही है। इस वर्ष जनवरी से लेकर के अब तक राज्य के अलग अलग जिले में पुलिस और नक्सली के बीच 43 मुठभेड़ हुए हैं। झारखंड पुलिस और नक्सलियों की इन मुठभेड़ों में इस वर्ष सबसे अधिक PFLI उग्रवादी मारे गए हैं तथा इस साल 12 नक्सली मारे गए, जिसमें से PFLI के 6 उग्रवादी शामिल हैं। इसके अलावा 1 दर्जन से ज़्यादा गिरफ्तार भी किए गए हैं। तो बस PFLI के लिए कौन सा योजना चला रही है सरकार, तो पुलिस के द्वारा योजना चला रही है मिशन क्लीन, जिसके तहत सभी को मार को सफाया किया जा रहा है। अगला प्रश्न है कि झारखंड राज्य हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर किसानों के कितनी राशि तक बैंक कर्ज माफ करने के प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद ने मंजूरी प्रदान की है। तो अभी जो सरकार के द्वारा 50,000 रुपये तक के अकस्मातिक ऋण को माफ़ करने का फैसला लिया है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर राज्य के किसानों को 50,000 तक बैंक कर्ज माफ़ करने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल की बैठक 24 दिसंबर को मंजूरी प्रदान की गई है। इसे वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में 9.707 लाख किसानों को फायदा होगा। इसके लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। तो यहाँ पर बस इतना याद रखना है दोस्तों कि कितना किसानों के ऋण माफ़ी की योजना को मंजूरी दिया गया है। तो 50,000 तक की राशि को माफ़ करेगी सरकार। अगला प्रश्न है, किसानों की आय बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी योजना की शुरुआत की है। तो मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुभारंभ किया है। यानी किसानों को अगर देखें दोस्तों, आय को बढ़ाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का शुभारंभ किया है। क्या है इसकी व्याख्या, चलिए आइए इसको देखते हैं।
झारखंड राज्य सरकार ने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना को भी 24 दिसंबर को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के लिए 355.27 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। यह योजना केंद्र और राज्य के सहयोग से संचालित होगी। योजना के अंतर्गत किसानों को गाय, सुअर, बकरी आदि जानवर के अनुदान कर उपलब्ध कराए जाएंगे। योजना को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए संबंधित विभागों को एक फॉर्म पर लगाया गया है। इसके लिए जिला स्तर पर लक्ष्य निर्धारित अनुदान दिया जाएगा, यानी जिला को एक लक्ष्य निर्धारित करते हुए उसको योगदान राशि प्रदान किया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि राज्य के किसानों के फसल नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी योजना लॉन्च की है। तो राज्य के मान लीजिए किसानों का फसल नष्ट हो जा रहा है, क्षतिपूर्ति के लिए कौन सा योजना लॉन्च किया गया है, तो झारखंड राज्य फसल राहत योजना। तो बस याद रखना है कि झारखंड राज्य फसल राहत योजना, बहुत आसान है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। तो किसानों की फसल नष्ट होने पर अब इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से क्षतिपूर्ति देकर के भरपाई नहीं की जाएगी, बल्कि खुद सरकार सीधे किसानों को नष्ट हुई फसल की क्षतिपूर्ति करेगी। पहले क्या होता था दोस्तों कि इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से पहले इंश्योरेंस कराया जाता था, जब क्षतिपूर्ति होती थी तो इंश्योरेंस कंपनी देती थी पैसा। लेकिन क्या होता था, वैसी स्थिति में इंश्योरेंस कंपनी जो थी वो भाग जाती थी, पैसा नहीं देती थी। तो इसलिए अब सरकार जो है ऐसा नियम करी कि अब कोई इंश्योरेंस नहीं होगा, डायरेक्ट अब क्षतिपूर्ति राज्य सरकार के खजाने से किसानों को दिया जाएगा। इस योजना के लिए 100 करोड़ राशि का बजट निर्धारित किया गया है। सरकार ने इस फैसला इसलिए किया क्योंकि गत वर्षों से देखा जा रहा है कि सरकार बीमा कंपनी से अधिक प्रीमियम देती है, जबकि किसानों को भुगतान कम हो रहा था। वर्ष 2016 में सरकार ने बीमा कंपनी को 53 करोड़ की प्रीमियम दिया जाती किसानों के फसल नष्ट होने पर क्षतिपूर्ति के रूप में 29 करोड़ रुपए का भुगतान हुआ। ये 2017-18 में यही स्थिति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उच्च शिक्षा के लिए अनुसूचित जनजाति के कितने प्रतिभावक छात्रों को हर वर्ष विदेश में उच्च शिक्षा के लिए राज्य सरकार छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। तो अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदाय के छात्रों के लिए विदेश में अगर पढ़ना चाहता हो तो उसके लिए सरकार जो है कितने लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान करेगी, तो यहाँ पर हो जाएगा 10 लोगों को। आइए इसके बारे में जानते हैं। राज्य सरकारी अनुसूचित जनजाति के 10 प्रतिभावक छात्रों को हर साल विदेश में उच्च शिक्षा के लिए सरकार छात्रवृत्ति देगी तथा राज्य सरकार कैबिनेट ने इसकी मंजूरी प्रदान कर दी है। इस छात्रवृत्ति जो है जयपाल सिंह मुंडा प्रादेशिक छात्रवृत्ति योजना के तहत दिया जाएगा। अगला प्रश्न है कि झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं प्रवीण छाबड़ा जी को। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं दोस्तों। 23 दिसंबर 2020 को प्रवीण चौन छाबड़ा झारखंड चेंबर ऑफ कॉमर्स के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न है कि राज्य सरकार ने आयुष चिकित्सकों को सेवानिवृत्ति की आय सीमा में कितनी वर्ष की छूट दी गई है। तो राज्य सरकार ने आयुष चिकित्सकों को सेवानिवृत्ति की आय में 5 वर्ष की छूट दी है। क्या है, चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। झारखंड राज्य के आयुष चिकित्सकों को सेवानिवृत्ति की उम्र सीमा 60 से बढ़ाकर 35 वर्ष करने का तथा वेतनमान उत्क्रमित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। फैसला 24 दिसंबर 2020 को राज्य कैबिनेट के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है कि रांची स्थित एचएससी के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार को कितनी राशि प्रस्ताव भेजा गया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इसका हो जाएगा 2300 करोड़ का प्रस्ताव भेजा गया है। तो यहाँ पर HEC लिखना चाहिए दोस्तों, लेकिन HSC लिख दिया है। तो यहाँ पर HEC जो धुरुआ में है उसके बारे में कहा गया आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार से कितनी राशि का प्रस्ताव भेजा गया है। तो 2300 करोड़ की राशि का प्रस्ताव भेजा गया है। चलिए इसको देखते हैं। रांची में स्थित HEC के आधुनिकीकरण के लिए करीब 2300 करोड़ रुपये का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस प्रस्ताव में अनुसंधान के लिए नई तकनीकी पर जोर दिया गया है और इसके लिए अलग से राशि का प्रावधान किया गया है। कुछ नए मशीनों को लगाने और कुछ काम ग्रेड करने की योजना तैयार की गई है। इसके पहले भी प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन भारी उद्योग मंत्रालय ने इस पर फिर से विचार करने से कहा था।
अब संशोधित प्रस्ताव फिर से भेजा गया है। यानी केंद्र सरकार से 2300 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है इसको सुधारने के लिए एचईसी को। अब देखिए उसमें क्या केंद्र सरकार निर्णय लेती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि रसिका डोबा यात्रा आयोजन झारखंड के किस स्थान पर किया जाता है। तो रसिका डोबा यात्रा का आयोजन जो है वो ओरमांझी में किया जाता है। यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। रसिका डोबा यात्रा का आयोजन रांची जिले के चंदवे पंचायत में किया जाता है। इस वर्ष कोरोना की वजह से इस योजना का आयोजन नहीं किया जा रहा है। अगला प्रश्न है चैंपियन ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के 16वें संस्करण में कौन सी टीम चैंपियन बनी है। तो यहाँ पर होगा हेहल स्पोर्टिंग। तो यहाँ पर हेहल स्पोर्टिंग को चैंपियन ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता के 16वें संस्करण में चैंपियन बनी है। चलिए इसका थोड़ा सा डिटेल्स में जानते हैं कि हाल ही में संपन्न हुई चैंपियनशिप ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता में 16वें संस्करण का खिताब हेहल स्पोर्टिंग टीम को ने जीता है। वो विजेता मेकॉन टीम रही है तथा पहले मेकॉन को ट्राई ब्रेकर में 7 से 6 किस्त थी। तो इसमें देखा यानी शिकस्त थी। तो इस तरह से इस बार जो है आपको याद रखना है कि कौन जीता है। तो हेहल स्पोर्टिंग जीता है तथा उप विजेता आपके मेकॉन टीम को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झालसा की ओर से कानूनी सेवा का सशक्तिकरण शिविर का आयोजन कब किया जाएगा। तो इसका आयोजन किया गया दोस्तों 30 जनवरी को। तो चलिए क्या है इसको देखते हैं। झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश झालसा संरक्षण के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची की ओर से 30 जनवरी 2021 को कानूनी सेवा सशक्तिकरण शिविर का आयोजन सभी प्रखंड एवं अनुमंडल स्तर पर किया जाएगा। इसमें विभिन्न विभागों जैसे श्रम विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा विभाग, समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कौशल विकास विभाग, सामाजिक सुरक्षा विभाग, मनरेगा एवं अन्य सरकारी विभागों की लाभकारी योजनाओं की सहायता से लाभुकों को वितरित की जाएगी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड के किस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 16 वर्ष पूरे किए हैं। तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके महेंद्र सिंह धोनी जी। तो यहाँ पर इसका आंसर ए राइट हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। 15 अगस्त 2020 को उन्होंने वनडे और अंतर्राष्ट्रीय T20 से संन्यास की घोषणा की है। ये सबको पता होगा जो क्रिकेट लवर हैं कि 15 अगस्त 2020 को उन्होंने संन्यास ले लिया है T20 से और वनडे से। इसके बाद देखें दोस्तों तो 23 दिसंबर 2020 को धोनी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण के 16 वर्ष पूरे हो गए हैं। धोनी का चयन सर्वप्रथम बांग्लादेश के खिलाफ किया गया था। 23 दिसंबर 2004 को धोनी ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था और पहले ही गेंद पर सोनी पर रन आउट हो गए थे। यानी सुन पर ही रन आउट हो गए थे, सोनी पर लिखा हुआ है दोस्तों, तो कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक है तो उसको इग्नोर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत केंद्र सरकार द्वारा झारखंड के किसानों को किस्त के रूप में कितनी राशि 24 दिसंबर को आवंटित की गई है। तो यहाँ पर अगर देखें दोस्तों तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत आपको पता होगा कि किसानों को जो है 6,000 रुपया मिलता है प्रति एकड़ ज़मीन के हिसाब से दिया जाता है सालाना। तो ये राशि प्रदान किया जाता है। इसमें देखें तो झारखंड सरकार को जो है प्रदान किया गया है किसानों को देने के लिए 503 करोड़ 15,62,000 रुपये। चलिए क्या देखते हैं इसके बारे में जानते हैं। झारखंड के किसानों को 24 दिसंबर के दिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा 503 करोड़ 15,62,000 रुपये का आवंटित की गई है। इससे लगभग राज्य के 25,15,781 किसानों के खाते में सीधे 2,000 रुपये की डीबीटी के माध्यम से भेजा जाएगा। तो 6,000 रुपये साल भर में मिलता है दोस्तों और 2,000 रुपये किस्त के रूप में दिया जाता है। किसान निधि जो योजना है जो हर राज्यों को केंद्र सरकार देती है, हर राज्यों को किसानों को दिया जाता है। चलिए अगला पढ़ते हैं कि हाल ही में शहीद निर्मल महतो की कौन सी जयंती मनाई गई। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा बी दोस्तों कि 17वीं जयंती मनाई गई। झारखंड आंदोलन के अगुआ रहे वीर शहीद निर्मल महतो का 17वीं जयंती मनाई गई है। चलिए दोस्तों आज इसको ख़त्म ही कर देते हैं जो भी क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत लंबा
बार बार वीडियो एक ही टॉपिक को बनाना अच्छा नहीं लगता है, तो इसको दिसंबर का करंट अफेयर को पूरा आज ख़त्म कर देंगे हम लोग। ज़्यादा नहीं है और 15-20 क्वेश्चन होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में बॉलीवुड की किस फिल्म की शूटिंग बिरसा मुंडा स्टेडियम में की गई है। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रसीम रॉकेट का। हाल ही में बॉलीवुड फिल्म रसीम रॉकेट की शूटिंग जो है अधिकांश हिस्सा जो है रांची स्थित बिरसा मुंडा स्टेडियम में की गई है। इस फिल्म में बॉलीवुड के अभिनेत्री तापसी पन्नू इस मुख्य भूमिका में है। तो याद रखना है कहाँ शूटिंग किया गया था, तो बिरसा मुंडा स्टेडियम में किया गया है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में करीम तुआ का निधन हो गया, वह किस खेल से जुड़े हुए थे। तो करीम तुआ का जो है दोस्तों वे फुटबॉल से जुड़े हुए थे, तो यहाँ पर इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए जानते हैं इसका डिटेल्स में। रांची के जाने माने पूर्व फुटबॉलर करीम तुआ का निधन हो गया है। उनकी उम्र 85 साल की थी। पिछले 1 साल से काफ़ी बीमार चल रहे थे। 6 फुट से भी अधिक इनकी ऊंचाई होने के साथ साथ जबरदस्त फुटबॉलर थे तथा RFCAG एंग छोटा नागपुर बुलू जैसी टीमों से करीम खेल चुके थे। तो यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना, बस इसका नाम याद रखना है दोस्तों कि करीम तुआ के संबंध जो है वो फुटबॉल से है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के वह पहले मुख्यमंत्री कौन हैं जिन्हें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों हेमंत सोरेन जी, यहाँ पर बी हो जाएगा आंसर। तो चलिए क्या है इसका डिटेल्स, ये सभी चर्चे में रहे थे। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फरवरी में हार्वर्ड विश्वविद्यालय में व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री का व्याख्यान झारखंड में आदिवासी अधिकारी कल्याण मंत्री नीतियों और कोरोना काल में सरकार की ओर से किए गए कार्यों पर आधारित होगी। मुख्यमंत्री को हार्वर्ड में 19 से 21 फरवरी के दौरान होने जा रहे 18वें वार्षिक भारत सम्मेलन में व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया है। तो ये व्याख्यान यहीं से देंगे दोस्तों, ऑनलाइन व्याख्यान यहाँ से प्रस्तुत करेंगे। तो इस तरह से अभी इनको माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को इसकी व्याख्या देने को सूचना मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झारखंड राज्य सरकार ने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के उपग्रह को राज्य के सर्वांगीण विकास में भागीदारी बनाने के लिए कौन सी पॉलिसी बनाई है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों कि CSR पॉलिसी 2020। क्या है इसकी व्याख्या, आइए जानते हैं। तो झारखंड में काम करने वाले निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को राज्य के सर्वांगीण विकास में भागीदारी बनाने के लिए CSR पॉलिसी 2020 बनाई गई है। नई नीति के अंतर्गत झारखंड CSR अथॉरिटी की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि इंस्पायर अवार्ड के लिए झारखंड के कुल कितने बच्चों का चयन किया गया है। तो इंस्पायर अवार्ड के लिए झारखंड के 1180 बच्चों का चयन किया गया है। चलिए इसकी व्याख्या को देखते हैं। इंस्पायर अवार्ड के लिए झारखंड के कुल 1180 छात्रों का चयन किया गया है। इन्हें 10-10 हज़ार राशि दी जाएगी। इस राशि से विद्यार्थी जिला और राज्य स्तर पर होने वाले प्रतियोगिता में शामिल होंगे। इसके बाद अंतिम रूप से पहले 3 स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतियोगिता में शामिल होने का मौका मिलेगा। झारखंड राज्य में सबसे ज़्यादा 286 छात्र रांची जिले से चयन किए गए हैं, बोकारो से 166। तो इस तरह से सबसे आपको याद रखना है दोस्तों कि इसमें ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा छात्र रांची से चयन किए गए हैं, और वहीं अगर पूछेगा कि सबसे कम तो हो जाएगा आपका साहेबगंज से 6 और दुमका जिले से छात्र छात्राओं का चयन किया गया है। तो यहाँ पर याद रखना है दोस्तों कि सबसे कम कहाँ हो गया आपका, तो साहेबगंज जिले से 11 छात्रों मतलब 6 छात्रों का चयन किया गया और दुमका जिले से छात्र छात्राओं का भी चयन किया गया है। तो सबसे ज़्यादा याद रखना है इसमें मात्र रांची वाला कि कितने छात्र 286 छात्र, और प्रत्येक छात्र को 10-10 हज़ार रुपये का दिया जाएगा राशि। अगला प्रश्न है कि हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के कुल कितने लोगों को हरा राशन कार्ड वितरित किया गया है। तो हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने पर देखें दोस्तों तो 15 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड वितरण किया गया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राज्य के 15 लाख लोगों को हरा राशन कार्ड वितरण किया गया है। इसके माध्यम से जन वितरण प्रणाली की दुकानों के माध्यम से जो PDS दुकान होता है, गरीबों को राज्य
सरकार अपने माध्यम से अनाज उपलब्ध कराने की शुरुआत करेगी। अगला प्रश्न है कि झारखंड के किस क्रिकेटर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी के दशक की वनडे और टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीमों का कप्तान घोषित किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका ए महेंद्र सिंह धोनी। क्या है व्याख्या, ये देखते हैं। भारत के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के दशक के वनडे और टी20 अंतर्राष्ट्रीय टीमों का कप्तान घोषित किया गया है। वहीं विराट कोहली को टेस्ट टीम के कप्तान के रूप में चुना गया है। यह फैसला वोटिंग के आधार पर हुआ है। तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के अलविदा कहने वाले धोनी दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे टीम में जगह बनाने वाले 3 भारतीयों में से एक हैं। टीम में रोहित शर्मा, विराट कोहली को भी जगह मिली है। टी20 में धोनी के अलावा रोहित, कोहली और बुमराह को भी शामिल किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड के विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के लिए राज्य में कुल कितने विशेष कोर्ट का गठन किया गया है? तो झारखंड के विधायकों और सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के लिए झारखंड में कुल 6 विशेष कोर्टों का गठन किया गया है। चलिए इसको बारे में भी जानते हैं। राज्य में विधायक और सांसदों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले के लिए राज्य में 4 और जिलों में विशेष अदालतों का गठन किया गया है। तो यह राज्य में 4 और जिलों की विशेष अदालतों का गठन किया गया है। रांची और धनबाद में पहले से एक विशेष अदालत चल रही है। अब 6 जिलों को विशेष अदालत होंगे। झारखंड में जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कुल 167 मामले दर्ज हैं। इनमें वर्तमान में पूर्व सांसद और विधायक शामिल हैं तथा विधायकों के खिलाफ 83 और सांसदों के खिलाफ 70 मामले दर्ज हैं। कैबिनेट ने अब हजारीबाग, दुमका, डाल्टनगंज, चाईबासा में विशेष कोर्ट का गठन की मंजूरी दी है। तो कहाँ कहाँ मंजूरी दिया है दोस्तों? तो याद रखना है, हजारीबाग, दुमका, डाल्टनगंज और चाईबासा में, और पहले से रांची और धनबाद में है, यानी कि टोटल 6 हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों के जनप्रतिनिधियों के खिलाफ दर्ज मामले को निष्पादन तेजी से करने और इनके लिए विशेष अदालत गठन करने का आदेश दिया था। अगला प्रश्न है कि झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी के फेस्टिवल 2020 के द्वारा किस साउथ फिल्म की प्रदर्शनी की गई है? तो यहाँ पर हो जाएगा सभी फिल्मों को, यानी हैंगओवर, लिबर्टी जिंदाबाद और रणभूमि। क्या है इसकी विशेषता, आइए जानते हैं। झारखंड फिल्म एंड थिएटर एकेडमी द्वारा फेस्टिवल 2020 का आयोजन किया गया है। 27 दिसंबर को इस फेस्टिवल में 4 शॉर्ट फिल्में हैंगओवर, लिबर्टी जिंदाबाद और रणभूमि और एक अनार 3 बीमार के साथ साथ 4 लघु नाटकों, इसके साथ 4 लघु नाटकों को याद रखना है दोस्तों, मुआवजा, क्षीर सागर, पंच परमेश्वर और गरीबदास का प्रदर्शन किया गया है। अगला प्रश्न है कि झारखंड शिरोमणि पुरस्कार सम्मान 2020 में महिला सशक्तिकरण के अहम योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका आरती बेहरा जी को। झारखंड राइट्स एसोसिएशन की ओर से झारखंड राज्य का नाम रोशन करने वाली लोगों को झारखंड शिरोमणि अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय लॉन बॉल खिलाड़ी फरजाना खान, महिला सशक्तिकरण में अहम योगदान देने वाली आरती बेहरा एवं फिल्ममेकर सुजीत सिंह तथा एनवायरमेंट एक्टिविस्ट साकेत कुमार तथा कोविड वॉरियर्स डॉक्टर दिवेश, सोशल एक्टिविटी शशांक राज तथा शिक्षा के क्षेत्र में मोहम्मद जाकिर समेत अन्य सम्मानित किए गए हैं। तो बहुत सारा नाम है दोस्तों, तो उतना ज़्यादा तो अब इसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। राज्य के पहला डीजी शिपिंग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मर्चेंट नेवी कॉलेज एक्वासिस मेरीटाइम इंस्टीट्यूट की शुरुआत झारखंड के किस स्थान पर की गई है? तो इसकी शुरुआत जो है दोस्तों आपका सिकंदरी में किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर सी राइट हो जाएगा। चलिए आइए व्याख्या को देखते हैं। राज्य का पहला पीजी शिपिंग भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मर्चेंट नेवी कॉलेज एक्वासिस मेरीटाइम इंस्टीट्यूट का उद्घाटन जो 27 दिसंबर को सिकंदरी के ईदगुंजू टोली में की गई है।
कॉलेज के नए चेयरमैन अमित कुमार सिंह हैं तथा यहाँ की युवाओं को मर्चेंट नेवी के क्षेत्र में जोड़कर उनकी अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कॉलेज खोला गया है। वर्तमान में इस कॉलेज में 80 सीट उपलब्ध हैं। 4 जनवरी 2021 से कक्षाएं शुरू होगी। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विक्रमादित्य प्रसाद का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो विक्रमादित्य प्रसाद का निधन हो गया, वो न्यायाधीश थे। यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जज जस्टिस विक्रम अधिक प्रसाद का 78 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वह हाल ही में कोरोना संक्रमण पाए गए थे। जस्टिस विक्रमादित्य झारखंड आंदोलनकारी जनतीकरण आयोग के अध्यक्ष और कमर्शियल टैक्स लिब्यूशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो कमर्शियल टैक्स लिब्यूशन के भी चेयरमैन रह चुके हैं दोस्तों। विधानसभा में अवैध नियुक्तियों की जांच भी उन्होंने ही की थी। वह एक साहित्यकार भी थे तथा उनकी कई कहानियाँ, कविताएं और पुस्तकें भी प्रकाशित हुई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि आईआईसी द्वारा क्रिकेट भावना सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो आईसीसी के द्वारा क्रिकेट भावना सम्मान से महेंद्र सिंह धोनी जी को सम्मानित किया गया है। चलिए इसको देखते हैं। पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ने सर्व सम्मानित से क्रिकेट भावना सम्मान से नवाजा गया है। वर्ष 2011 में नोटी संघ टेस्ट के दौरान इंग्लैंड के इयान बेल अजीबोगरीब तरीके से रन आउट हो गए थे तथा इसके बावजूद धोनी ने सद्भावना दिखाते हुए उन्हें खेल के लिए वापस बुला लिया था, इसलिए उन्हें यह सम्मान दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रांची के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? तो यहाँ पर हो जाएंगे दोस्तों राजनाथ सिंह जी। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM रांची के 9वें दीक्षांत समारोह में सोमवार को मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सम्मानित हुए हैं, उन्हें सम्मिलित हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व भर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो विश्वभर मैथिली साहित्य पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर हो जाएगा कृति नारायण मित्र को, सी आंसर होगा। चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। विश्वभर मैथिली साहित्य सम्मान 2020 में कृति नारायण मिश्र को विश्वभर फाउंडेशन रांची के द्वारा सम्मानित किया गया है। विश्वभर मैथिली साहित्य सम्मान 2018 से अनवरत मैथिली साहित्य के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। अभी तक यह सम्मान लिली अरे एवं पंडित गोविंद झा को प्रदान किया जा चुका है। इस पुरस्कार के अंतर्गत स्मृति चिन्ह साथ में 1,11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। हाल ही में डॉक्टर RP साहू का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंध रखते थे? तो RP साहू का निधन हो गया, वो शिक्षा क्षेत्र से संबंध रखते थे। चलिए इसके व्याख्या को देखते हैं। शिक्षा विदित एवं आदिवासी मूलवासी जन अधिकार मंच के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर RP साहू का हाल ही में निधन हो गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि नेहरू युवा केंद्र और NSS की ओर से युवा संसद का आयोजन किया गया है। इसमें पहले स्थान पर इनमें से कौन रहे हैं? तो यहाँ पर रहे हैं दोस्तों अंजलि मिश्रा। अंजलि मिश्रा जी को यहाँ पर देखें तो पहले स्थान पर रहे। इसकी व्याख्या देखते हैं। तो नेहरू और युवा केंद्र और NSS की ओर से आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता में रांची की अंजलि मिश्रा प्रथम स्थान पर रही है। प्रतिभागियों ने ऑनलाइन माध्यम से संबंधित विषयों पर अपनी बात रखी तथा सभी विजेता 5 जनवरी को होने वाले राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। राज्य स्तर के विजेता को राष्ट्रीय स्तर पर भाग लेने का मौका मिलेगा। राष्ट्रीय स्तर पर पहला चलाने पर उन्हें 2 लाख बेतौर पुरस्कार दिया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि 28 एवं 29 दिसंबर को गुवाहाटी में आयोजित जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में कौन सी टीम उप विजेता बनी? तो झारखंड टीम जो है दोस्तों उप विजेता बनी है। आइए इसकी व्याख्या को देखते हैं। झारखंड के एथलेटिक्स के पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता के शानदार प्रदर्शन किया और ओवर और उप विजेता बनी। यह प्रतियोगिता जो है 28 एवं 29 दिसंबर को गुवाहाटी में आयोजित की गई, जिसमें से झारखंड एथलेटिक्स ने 8 स्वर्ण और 11 रजत तथा 8 कांस्य पदक जीते। बालिका वर्ग में मंजूषा
देंगा अंडर 16वें और बालक वर्ग में प्रतीक कुमार अंडर 4 आयु वर्ग में बेस्ट एथलीट बने तथा इस प्रतियोगिता में असम के टाइम चैंपियन बनी थी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि झारखंड में पहली बार पुलिसकर्मियों को हफ्ते में कितने दिनों की अब छुट्टी अवकाश दी जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 1 दिनों की छुट्टी अवकाश दी जाएगी हफ्ते में। तो चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। राज्य के थानों में तैनात पुलिसकर्मियों को नए साल का बड़ा तोहफा मिला है। वर्षा से लंबित अवकाश से कि उनकी मानपूर्व 30 दिसंबर को पूरी हो गई। राज्य भर के थानों में तैनात थानेदार से सिपाही स्तर के पुलिसकर्मियों को 1 दिन का साप्ताहिक अवकाश मिलेगा। यह सुविधा जनवरी से शुरू हो जाएगी। डीजीपी एमयू राय ने इसे संबंधित प्रेस रिलीज की है। तभी पूछ देगा कि डीजीपी का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, तो आपको याद रखना है एमयू राय हैं, एम.वी. राय यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, एमयू राय, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे प्रश्न पढ़ते हैं। हाल ही में बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को बेस्ट वेटनरी पैथोलॉजी वर्कर का पुरस्कार दिया गया है। तो किसको मिला है दोस्तों, तो प्रोफेसर M.K. गुप्ता को बेस्ट वेटनरी पैथोलॉजी वर्कर्स के रूप में इनको अवार्ड मिला है, पुरस्कार मिला है, अवार्ड मिला है। चलिए देखते हैं। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पशु चिकित्सा संकाय के वेटनरी पैथोलॉजी विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर M.K. गुप्ता को इंडियन एसोसिएशन ऑफ वेटनरी पैथोलॉजिस्ट की ओर से वेटनरी पैथोलॉजिक्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2020 में बेस्ट वर्कर अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों कि हाल ही में डॉक्टर HR मित्र का निधन हो गया। वे किस विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। तो HR जो मिश्र हैं उनका निधन हो गया, वो बिरसा किसी विश्वविद्यालय के कुलपति रहे थे। चलिए यहाँ पर देखते हैं थोड़ा सा डिटेल्स में। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉक्टर मिश्रा का 30 दिसंबर का निधन हो गया। डॉक्टर मिश्रा का जन्म 23 सितंबर 1930 को बेतिया में हुआ था। वह पशु चिकित्सा विभाग में 1 अप्रैल से 9 सितंबर 1988 तक कुलपति के प्रभार में रहे थे। 10 सितंबर 1987 से 1 जून 1992 तक बिरसा कृषि विद्यालय में नियमित कुलपति रहे। विश्वविद्यालय के स्थान में उनकी बड़ी भूमिका रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों कि सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित 331 सेवाओं का समय उपलब्ध कराने का प्रावधान के लिए कौन सी अभियान राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ शुरू किया गया दोस्तों कि झार सेवा अभियान शुरू किया गया है। तो चलिए आते हैं, इसको देखते हैं झार सेवा अभियान क्या है। सेवा देने की गारंटी अधिनियम के तहत अधिसूचित 331 सेवाओं का समय उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है, जिसमें जाति प्रमाण पत्र, विवाह पंजीकरण जैसे सेवाओं का निर्धारण समय में उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इनमें से जोरी पेंडेंसी सुनिश्चित करेगी, यानी जोरी से संबंधित जो पेंडेंसी है उसको भी सूचित करने का काम करेगी। अगला प्रश्न दोस्तों, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। यह नंबर है, तो महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित अगर देखा जाए तो जो हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है वो 181 जारी किया गया, 181 नंबर। इसकी व्याख्या है दोस्तों कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए 181 हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की गई है। राज्य के किसी भी प्रकार की हिंसा से पीड़ित या अन्य किसी भी परिस्थिति में फंसी महिला को अविलंब सहायता प्रदान किया जाएगा। यह हेल्पलाइन 24 घंटे 7 दिन उपलब्ध रहेंगे, यानी कि पूरे सप्ताह के 7 दिन और 24 घंटा में उपलब्ध रहेगा। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कितने उत्कृष्ट विद्यालयों का शिलान्यास किया है। तो 27 उत्कृष्ट विद्यालयों का शिलान्यास किया है। यहाँ पर आंसर बी हो जाएगा। आइए व्याख्या को देखते हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 27 उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों का शिलान्यास किया है। इसके अंतर्गत सभी जिलों में कम से कम एक विद्यालय को शामिल किया गया है। इस पर 120 करोड़ 70 लाख रुपए खर्च होंगे तथा जिला स्तरीय कुल 80 उत्कृष्ट विद्यालय का परिकल्पना की गई है। इन स्कूलों को CBSE बोर्ड से संबद्ध किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 325 प्रखंड स्तरीय विद्यालय और 4091 पंचायत सभी विद्यालयों को भी अगले 5 वर्षों के
आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों कि सभी बुजुर्ग को वृद्धा पेंशन से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कौन सी योजना का शुरुआत की है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना। तो यहाँ पर इसका आंसर ए हो जाएगा। सार्वभौमिक वृद्ध कल्याण योजना के तहत सभी बुजुर्गों को पेंशन से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वरोजगार के लिए युवा बेरोजगार को आसान शर्तों पर ऋण देने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की है। यहाँ पर जगह मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के अंतर्गत स्वरोजगार के लिए युवाओं को बेरोजगारों को आसान शर्तों पर ऋण देने की शुरुआत की गई है तथा इसकी शुरुआत 29 दिसंबर को की गई है। ये पूरा दिसंबर का करंट अफेयर था दोस्तों, जो बहुत लंबा चौड़ा है और लगभग 117 प्रश्न है। इसका PDF जो है डिस्क्रिप्शन में हम दे देंगे, वहाँ से आप पढ़ निकाल के डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।